हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 चैप्टर 1 ग्रेविटेशन, एंड today we are going to do the last part of this chapter, and we are going to complete this chapter, and also the most awaited part by you, that's the notes of this chapter I am going to give in this video. So don't miss this video and watch it till the end, because we're going to do also some interesting and important concepts that you will also like and you will feel it very interesting. So don't miss this. तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग आपको इस वीडियो में देने वाले हैं इस चैप्टर के नोट्स भी। और अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले बेसिक जाने और उसके बाद ही लास्ट पार्ट पे आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस फोटो में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पिक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो आदमी ऊपर से नीचे कूद रहे हैं। दैट्स पैराशूट ग्लाइडिंग दे आर डूइंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो किस तरह नीचे आ रहे हैं और डायरेक्टली फुल स्पीड से नीचे आ रहे हैं। तो वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, बराबर। अब ये जो यहाँ पर ये लोग ग्लाइडिंग कर रहे हैं, एयर ग्लाइडिंग, ये बहुत ही कूल चीज़ है। ये सब लोग आपको पता है और आप सबको ये पसंद है, सबको करना भी है, बहुत लोगों ने किया भी होगा। सो ये चीज़ बहुत ही कूल है। ऐसा क्यों लगता है आप सब लोगों को? क्योंकि कोई आसमान से नीचे गिर रहा है तो बहुत अच्छा व्यू होगा, बराबर। बट आपने कभी ये सोचा कि वो डायरेक्टली इतना स्पीड से नीचे क्यों गिरता है? ये सबको पता है क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बट जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तब वो ऑब्जेक्ट इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब दिस व्हेन द फोर्स ऑफ व्हेन वी आर होल्डिंग when we are in the influence of gravitational force alone, and that state of motion is called as free fall। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, फ्री फॉल के बारे में। we know that the force of gravity due to the earth acts on each and every object. When we were holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by a force that we were applying on it in the opposite direction। तो जब हम लोग अपने हाथ में एक स्टोन को रखते हैं तो तभी आप देख सकते हैं कि वो स्टोन के ऊपर तभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो ही रहा है। हमारे हाथ में है, हमने कुछ नहीं कर रहे, उसे ऊपर नीचे नहीं फेंक रहे, बस हमारे हाथ पे तभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही उसके ऊपर, बराबर। अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई तो हो ही रहा है, तो वो क्यों नीचे नहीं जा रहा हम लोग के हाथ को छोड़कर? इसलिए क्योंकि हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस स्टोन पे, विच इज़ अपोजिट, हम लोग जब उसे हाथ में पकड़ते तभी हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर तभी भी, एंड विद दैट फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। दैट्स वाई इट बैलेंसेस इट, एंड ये स्टोन हमारे हाथ में रहता है। समझ में आ रहा है? Okay, so as a result, the stone remained at rest. Once we release the stone from our hands, the only force that acts on it is the gravitational force of the earth, and the stone falls down under its influence। सो जब हम लोग अपने हाथ से वो स्टोन को रिलीज़ कर देते तो वो जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर रहे थे वो स्टोन पे से निकल जाता है, तो डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो आ जाता है, और ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इट फॉल्स डाउन, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। बट जो ट्रू फ्री फॉल होता है वो यहाँ पर अर्थ में नहीं हो पाता। मीन्स वेयर देर इज एयर इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट ट्रू फ्री फॉल कम्स। वाई? because there are also different forces like air का frictional force, bayon force, which are helping we're helping, which are also responsible for these all motions. And because of that it's not a straight for free fall, because only the gravitational force is not being applied on it, there are some also other forces. So a true free fall can be possible only in vacuum, that we are going to learn further, but let's see different things now only।
So once we release the stone from our arms, the only force that acts on it is the gravitational force of the earth, and the stone falls down under its influence. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be in the state of free fall, that is, it is said to be falling freely. Thus, the released stone is in a free fall. बराबर. In free fall, the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth. तो जब फ्री फॉल होता है तब जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो अ, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, वो ज़ीरो होती है. याद रखना, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है, एंड ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ it goes on increasing after that. During free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object, and a buoyant force also acts on the object. जैसे मैंने आपको बताया था, जब free fall होता है तब frictional force of air and also the buoyant force acts on the object. So that's why it's not in the influence of the force of gravity alone. Thus, true free fall is possible only in vacuum. Very important. The true free fall is possible only in dash. It's vacuum. Why? Because of the other external forces being in the air. That's why. Are you understanding what I want to say you and explain you? All right. So जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया कि initial velocity of the object is zero when free fall occurs. ऐसा क्यों? आप कोई मुझे बता सकता है जब फ्री फॉल होता है तब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो. जब ऑब्जेक्ट एक स्टेट है जिसमें वो रेस्ट में है और उसके बाद वो नीचे जा रहा है, तो मतलब जब रेस्ट में था वो पहले, तब वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी. तो दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो. और उसके बाद जैसे ही हमने वो स्टोन को छोड़ दिया नीचे वाला, तो उसकी वेलोसिटी एक एक करके इंक्रीज हो गई अचानक से. इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग. तो फिर वो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी. सो जब हमारे हाथ में था उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी. दैट्स वाई इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज द ज़ीरो जब सटोन हमारे हाथ में था. जब हमने उसे रिलीज़ कर दिया उसकी वेलोसिटी आ गई, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से थी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा था. सो दैट्स वाई फिर उसकी वेलोसिटी वी, दैट्स द फाइनल वेलोसिटी, दैट इट वाज इंक्रीज्ड. समझ में आ रहा है? इसलिए इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज जीरो in a free fall. For a freely falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by using Newton's equations of motion. For free fall, the initial velocity u is equals to 0 and the acceleration a is equals to g. Thus, we can write the equation as. अब मैं वो दिखाता हूँ. अब ये याद रखना, a is equals to g का मतलब a here is the acceleration caused due to gravity, that is g. So that's why we will write g in the place of a. A is acceleration and g is gravitational acceleration. We are specifying it which type of or which acceleration it is, and u is will be zero. That only we discussed now. So for calculating the motion of an object through an upwards, acceleration is negative. अब पहले हम लोग ये देख लेते. These are the three equations of free fall for calculating free fall. These are the three equations for calculating free fall. It has been derived from the equations of motion, Newton's equations of motion. सबको पता है न्यूटन के तीन इक्वेशंस थे. पहले थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अब यहाँ पर u तो ज़ीरो है, सो v इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस जी टी. अब ये जी टी क्यों हो गया? एक इज इक्वल्स टू जी हमने अभी भी देखा, बिकॉज हियर ए इज द एक्सेलरेशन कॉज ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी. सो जीरो प्लस जी टी इज नथिंग बट जी टी, क्योंकि जीरो की वैल्यू जीरो होती है और बाकी सब बोलते हैं हीरो. सो v इज इक्वल्स टू जी टी इज द फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे डिराइव हुई. सेकेंड वाली है s इज इक्वल्स टू, न्यूटन की जो सेकेंड इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. अब इसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यू टी है, या यू इंटू टी. So that's 0 into t, क्योंकि u is equals to 0 and anything multiplied by 0 is 0. So 0 into t, that is time, so it becomes also 0. So 0 plus half gt square, that is half gt square. 0 की वैल्यू 0, बाकी सब 0. So s is equals to half gt square. This is the second equation of free fall.
third one is Newton's third equation is v square is equals to u square plus 2as. अब a is equals to g because that only we discussed now, that gravitational acceleration, that all. And here u is equals to 0. 0 square is 0. So v square is equals to 0 plus 2gs. Now 0 plus anything is 0. No, ये याद रखना, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, 0 प्लस एनीथिंग इज दैट थिंग ओनली अगेन. सो v square is equals to 2gs is the third equation. So these are how these three equations were derived from the Newton's equations of motions. For calculating the motion of an object thrown upwards, acceleration is negative. अब देखो, acceleration is negative, that is in a direction opposite to the velocity and is taken to be -d. तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग उल्टा, देखो ये जो हमारी डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो है टुवर्ड्स दी वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिकॉज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर हम लोग उसे वर्टिकली अपवर्ड्स भेजेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज इन सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. Okay, so that's why we will take it as negative. The magnitude of g is the same, but the velocity of the object decreases because of this negative acceleration. The moon and आप सबको याद है कौन से एक्सेलरेशन हमने पढ़े थे पिछले साल? आपने पढ़े थे 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन. याद कर लो वो सब चीज़ें. The moon and the artificial satellites are moving only under the influence of the gravitational field of the earth. Thus they are in free fall. अब ये याद रखना कि मून और जो सैटेलाइट्स है वो ट्रू फ्री फॉल में है, क्योंकि स्पेस तो एक वैक्यूम है, वहाँ पर एयर नहीं होती, और वो एग्जैक्टली सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, और जिसकी वजह से वो अर्थ और मून सॉरी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे, मीन्स सॉरी अर्थ के आसपास एक ऑर्बिट बना के घूम रहे. तो देयरफॉर दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रू फ्री फॉल, वी कैन से. कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ये देखिए, आपने अभी हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, अब आगे थोड़ा और जानते हैं. द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे जी की वैल्यू है द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू जो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ इज सेम. दस any two objects is irrespective of their masses or any other properties, when dropped from the same height and falling freely, will reach the earth at the same time. जब फ्री फॉल होता है तब कोई भी ऑब्जेक्ट, उनका मास हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. मान लो एक चींटी है और एक हाथी है, दोनों एक ही टाइम पे एक ही वेलोसिटी के साथ पहुंचेंगे हमारे अर्थ पे, जब फ्री फॉल के स्टेट में अगर वो गिर रहे हैं तो. बट एक्चुअली ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि देर आर, जैसे कि मैंने बोला, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर एंड बायोन फोर्स, बिकॉज ऑफ विच the object with heavy mass can come down first because it can oppose the फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर एंड बायोन फोर्स. वो जल्दी से अपोज कर रहा होगा उससे और फटाफट आ जाता है, तो हाथी पहले आ जाएगा. और चींटी बाद भी आएगी क्योंकि वो छोटे मास में है और वो जल्दी से अपोज नहीं कर पाएगी. बट जब हम फ्री फॉल के स्टेट में होते हैं, जब वैक्यूम में होता है, तब वो दोनों एग्जैक्टली सिमिलर, एकदम सेम सेम वेलोसिटी के साथ आएंगे, टाइम भी सेम होगा. Thus, any two objects, irrespective of their masses and of or any other properties, when dropped from the same height and falling freely, will reach the earth at the same time. Galileo is said to have performed an experiment around 1590 in the Italian city of Pisa. He dropped two spheres of different masses from the leaning tower of Pisa to demonstrate that both spheres reached the ground at the same time. So Galileo, a very well known scientist, has been said to be performed a very good experiment and in the Italian city of Pisa. And what he did, he dropped two spheres of different masses from the leaning tower of Pisa to demonstrate that both spheres reached at the same time. When we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time. The feather experiences a buoyant force and a frictional force due to air and therefore floats and reaches the ground slowly later than the heavy stone. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह से समझाया गया, एक फेदर और एक हैवी स्टोन ले लो. अब दोनों को एक पर्टिकुलर सेम हाइट से एक साथ रिलीज करो.
कौन सबसे पहले आएगा नीचे? एक स्टोन, जो हैवी स्टोन है वो जल्दी पहले आएगा. Why? Because the feather experiences a buoyant force and a frictional force due to air, and therefore floats and reaches the ground slowly and later than the heavy stone. हैवी स्टोन जो जो भारी चीज़ है उसका मास इतना ज़्यादा है, इसके वजह से वो अपोज कर लेता है एयर के फ्रिक्शनल फोर्स और बायोन फोर्स को. The buoyant and frictional force on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much. So वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते स्टोन की स्पीड को, जो बायोन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स है एयर का. क्यों? क्योंकि उनका जो मास है वो स्टोन के मास से बहुत कम है. सो देयरफॉर दे कैन द स्टोन कैन अपोज इट एंड कम very faster. Recently, scientists performed this experiment in vacuum and showed that the feather and stone indeed reached the earth at the same time. So हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया अर्थ पे और वहाँ पर उन्हें ये परफॉर्म किया, ये एक्सपेरिमेंट. और जब वहाँ पर वो उन्होंने परफॉर्म किया तब देर we can see that they both are reaching on the same time, and they proved that they are in the state of free fall, and the true free fall can be only be possible in a state in vacuum. Alright, so this was all about free fall and the equations which are very important and which are going to be very useful for you in numericals of this chapter. So please remember those equations, and we completed free fall. Now let's go forward some about some other topics like gravitational potential energy. Now, what is gravitational potential energy? Let's see that. We have studied potential energy in last standard. सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं. द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. मान लो यहाँ पर मेरे हाथ में एक बॉल है जो मैंने एक पर्टिकुलर हाइट पे पकड़ा हुआ है, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, हो गई है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है और वो पोजीशन है कि वो उसकी इतनी हाइट है. तो उस पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी. जैसे ही मैं वो उसे छोड़ दूँ वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा, तो मोशन में आ जाएगा. तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी. तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया. दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेस एज वी गो टू ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जितना ज़्यादा हाइट पे हम लोग जाएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी. दैट्स व्हाई इट इज़ अ रिलेटिव एनर्जी. We had assumed that the potential energy of an object of mass m at a height h from the ground is mgh, and on the ground it is 0. So हमने assume किया कि potential energy of an object of उसका mass मान लो m which is at a height of h from the ground, उसका फॉर्मूला हमने बना लिया mgh. अब m यहाँ पर है मास उसका, उसकी हाइट है h, और g यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड ऑन द ग्राउंड इट इज़ 0. ग्राउंड पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, बट व्हेन इट कम्स एट अ पर्टिकुलर हाइट इट विल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला mgh. when it is when h is small compared to the radius r of the earth, we can consume g to be constant and can use the above formula mgh. तो जब h, there is a height is small than the रेडियस ऑफ द अर्थ, उससे कम में, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं mgh वाला फॉर गेटिंग इट्स potential energy. But for large values of h, the value of g decreases with increase in h. तो बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू ऑफ एच, लाइक द टिपिकल वेदर सैटेलाइट की जो हाइट है वो कितनी ज़्यादा है, 400 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड ऑल्सो द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हाइट्स. सो वो लार्ज वैल्यू ऑफ एच हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है. द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट. जी हमने पढ़ा था कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, तो जितना ज़्यादा हाइट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती जाएगी. सो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. तो अगर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट मतलब आप बता सकते हो जो काउंटेड नहीं है, काउंटेबल नहीं है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके लिए जो वैल्यू ऑफ जी दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जीरो. क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट. So it is more appropriate that to assume the value of potential energy to be zero there. तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे क्योंकि वो भी जीरो होगी. क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू जीरो हो जाती है. पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला क्या होते हैं? mgh. तो उसमें से जी की वैल्यू जीरो, सो m इंटू जीरो इंटू एच, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो. So it is more good for us to that assume that it should be zero for an object
at infinite distance. Thus, for smaller distances, that is heights, the potential energy is less than zero, that is, it is negative. तो जो छोटे छोटे स्मॉलर डिस्टेंस होते हैं, जैसे स्मॉलर हाइट्स देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, द पोटेंशियल एनर्जी जीरो से कम होती है एंड देयरफॉर इट इज नेगेटिव. तो ये था अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब हम लोग जानेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में. अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? We have seen that when a ball is thrown upwards, its velocity decreases because of the gravitation of the earth. बहुत सिंपल चीज है, ये हमने अभी भी देखा. अब the velocity becomes zero after reaching a certain height and after that the stone starts falling down. तो एक certain height या फिर एक certain point reach करने के बाद उसकी velocity zero हो जाती है और वो नीचे गिरना शुरू करता है. ये हमने देखा. इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, दैट्स द यू. यू की यू जितना होगा ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसकी हाइट होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स से हम लोग उसे ऊपर फेंकेंगे, दैट्स जितनी ज़्यादा उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा वो हाइट पे जाएगा. समझ में आ रहा है? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन is v square is equals to u square plus 2as. ये हम लोग को पता है न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. एंड v is equals to the final velocity of the ball which is zero. क्योंकि वो हमने उसे ऊपर की तरफ फेंका है. अब जब ऊपर की तरफ फेंका है, जब वो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर होगी, वो जीरो नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं अपवर्ड्स है. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी तभी तो वो कोई हाइट रीच करेगा. सो यू इज देयर बट वी जीरो इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक सर्टर पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से वो नीचे आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है. सो v यहाँ पर जीरो है एंड a इज इक्वल्स टू माइनस जी बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो ओके, सो ये समझ में आ रहा है आपको? ऑलराइट. अभी ये कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा कि s and maximum height of the ball is equals to s. All right. So the maximum height of the ball, that's s, is equals to minus u square upon 2g. Thus, the higher the initial velocity u, the larger is the height reached by the ball. The reason for this is that the higher the initial velocity, the ball will oppose the gravity of the earth more and larger will be the height to which it can reach. ये हमने समझा अभी. Now we have seen about that the value of g keeps decreasing as we go higher above the surface of the earth. Thus the force pulling the ball downward decreases as the ball goes up. बराबर. अब if we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights, and above a particular value of initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रॉकेट का. मान लो एक रॉकेट है. अब जब हमने देखा है रॉकेट जब उड़ता है तो कितनी फोर्स दिया जाता है, उसका नीचे का भाग वहाँ से कितनी आग निकलती रहती और कितना धुआं निकलता है, वो एकदम वहाँ पर जैसे कि हम ब्लास्ट करके उसे फोर्स दे रहे हो, वो ऊपर की तरफ सीधा धूम करके जाता है. सो वहाँ पर वो जाता है और आगे आगे ऊपर ऊपर जाता रहता है, ऊपर ऊपर जाता ही रहता है, अपोज करता है हमारे एयर के फ्रिक्शनल फोर्स को और बायोट फोर्स को. और वो इतना ज़ोर से उसके पीछे हम लोग इतना ज़ोर की वेलोसिटी उसकी कर देते हैं, उसकी इंक्रीज़ करते रहते हैं उसकी वेलोसिटी, कि वो सीधा अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बच निकलता है, भाग जाता है, इट एस्केप्स द अर्थ फॉर एवर. और वो वापस वो नहीं गिरेगा अर्थ में, विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ. दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, जिससे हम अर्थ को एस्केप कर सकते हैं. वी कैन डिटरमाइन इट्स वैल्यू बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज फॉलोज. अब ये जो हमारे मून और सैटेलाइट्स है उनकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जितनी नहीं है, उसकी वजह से वो अर्थ की जो वेलोसिटी है, सॉरी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उसको छोड़ के, या फिर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे छोड़ कर नहीं जा पाते बिकॉज उनकी इतनी वेलोसिटी ही नहीं है. ऑल राइट. An object going vertically upwards from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity escapes the gravitational force of the earth. तो उसकी initial velocity अगर जो escape velocity उसके equal है तो फिर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर भाग सकता है,
वो जीत सकता है अर्थ से। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी being inversely proportional to the square of the distance becomes zero only at infinite distance from the earth बराबर। This means that for the object to be free from the gravity of the earth it has reached to infinite distance from the earth। मतलब एक अर्थ को, एक ऑब्जेक्ट को टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इट नीड्स टू बी reaching the infinite distance from the earth, that is the object will come to rest at infinite distance and will stay there forever, that will not come back। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये टेबल फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वाला साइड देखिए। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर। और राइट यहाँ पर वी स्क्वायर के नीचे आप देख सकते हैं ई एस सी लिखा है, एस्केप वेलोसिटी दैट्स द शॉर्ट फॉर्म उसके लिए। टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये ई वन है पहली टोटल एनर्जी। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर, तो ये यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल एनर्जी है। पर नाउ लेट्स सी फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, काइनेटिक एनर्जी उसके लिए जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए जीरो होती है। तो टोटल एनर्जी अब कितनी होगी, जीरो प्लस जीरो जीरो बराबर। अब आगे देखते हैं। Now, from the principle of conservation of energy, E1 is equals to E2. Total energy is always the same. Energy cannot be created, cannot be destroyed. It is only it can be transformed. So therefore, E1 is equals to E2. First total energy and second total energy. And now half mv squared minus gmm upon r, that is the first one, is equals to 0. That is the second one, total energy. Now v squared, that's here the escape velocity is equals to 2gm upon r. This can be calculated। देखो यहाँ पर 1 इंटू एम वी स्क्वायर है तो अपॉन में है 2, तो वहाँ पर जाएगा तो वो 2gm अपॉन आर हो जाएगा। और हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये उस साइड जाएगा तो 0 से प्लस होगा, and anything plus by 0 is that only, so it becomes v square, that is the escape velocity, is equals to 2gm upon r। अब स्क्वायर है तो नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। सो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2gm अपॉन r। नाउ gm अपॉन r इज नथिंग बट g। हम लोग को पता है g का फॉर्मूला, so therefore it is equals to 2gr अंडर रूट, that is it equal to अंडर रूट g की वैल्यू है 9.8 और रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। The spacecrafts which are sent to the moon or other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel to these objects। तो जो spacecrafts को हम लोग यहाँ से लॉन्च करते हैं उन्हें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को छोड़कर भाग सकते हैं। तो ये याद रखना 11.2 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी टू रन फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। ये था एस्केप वेलोसिटी के बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं अबाउट वेटलेसनेस इन स्पेस। Space travelers as well as objects in the spacecraft appear to be floating. Why does this happen? Though the spacecraft is at a height from the surface of the Earth, the value of g there is not 0. In the space station, the value of g is only 11% less than its value on the surface of the Earth. Thus, the height of a spacecraft is not the reason for their weightlessness. तो मैं बताता हूँ कि हमारे जो ये स्पेस स्टेशन है जहाँ पर वो ग्रेविटेशनल वैल्यू को कम कर देते हैं अर्थ की, और वहाँ पर ऐसा एक एरिया बनाते हैं जो विच इज़ ओनली 11% लेस देन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ, और वो प्रैक्टिस करते हो हाँ स्पेस के लिए वहाँ पर। बट यहाँ पर याद रखना द हाइट ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट इज नॉट द रीज़न फॉर वेटलेसनेस। आपने सुना ही होगा स्पेस ट्रैवलर्स स्पेस में जब जाते तो वहाँ पर वो स्पेस क्राफ्ट में उड़ रहे होते, फ्लोट कर रहे होते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे, यहाँ पर वो रीज़न नहीं है।
their weightlessness is caused by their being in the state of free fall. वो free fall के state में है और वो नहीं गिर रहे क्योंकि वो velocity में है, जैसे कि मून और सैटेलाइट्स है वहाँ पर. Though the spacecraft is not falling on the earth because of its velocity along the orbit, the only force acting on it is the gravitational force of the earth, and therefore it is in a free fall. बराबर. As the velocity of free fall does not depend on the properties of an object, like the velocity of free fall is the same for the spacecraft, the travelers, and the objects inside the craft. Thus, if a traveler releases an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and will appear to be weightless. तो हमारे weightlessness होगी इन द स्पेस क्राफ्ट. ये सब हम लोग को समझ में आ गया आपको, आई थिंक सो, कि हाउ weightlessness occurs in the spacecrafts. So with this we complete this chapter and we have completed the whole explanation part, and now let's move forward towards the note part. So now let's see the notes of the this chapter. First question is, study the entries in the following table and rewrite them, putting the connected items in a single row. So this is the answer for this question. You can note it down faster. Alright, now let's go forward to next one. Next question number 2 is, answer the following questions, and this is the B one of that. That what are free fall, acceleration due to gravity, escape velocity, centripetal force. Definition for 4 of them is here. You can note it down or take a screenshot. Alright, now let's go to this is question number 2A. That's, what is the difference between mass and weight of an object? This is the answer. And there is a second question in that only, that will the mass and weight of an object on the earth be same as their values on Mars? Why? So that for that, here is the answer. This is the answer for question number 2A. Alright, now let's go forward to question number 2C. That is, write the three laws given by Kepler. How did they help Newton to arrive at the inverse square law of gravity? Alright, so this is the answer for that. You need to also show the derivation for this. So here the answer is continued here. You can see here. And this is the whole answer. Alright, now let's go forward to next question. Question number 2D. There's a stone thrown vertically upwards with initially velocity to reaches a height h before coming down. Show that the time taken to go up is same as the time taken to come down. This is the whole sum derivation. You can see here. And this is the whole. Now let's question number 2E. If the value of G suddenly becomes twice its value, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. Why? So here is the reason for that. Alright. Next, question number 3 is, explain why the value of G is 0 at the center of the earth. So this is the whole reason. You can see here. Then comes question number 4. Let the period of revolution of a planet of a distance r from a star be t. Prove that if it was at a distance of 2r from the star, in its period of revolution will be root 8t. Alright, so this is the whole sum and answer for this question. Next one, that is question number 5. Solve the following questions. First one, an object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet. What is the value of G on the planet? So this is the answer. This is a small one. The next second sum, the radius of the planet A is half of the radius of planet B. If the mass of A is ma, what must be the mass of B so that the value of the G on B is half that of the value on A? So if you want that for me, that if you want that I should explain you these sums and explain you these sums, then comment down in the comment section. If there will be more majority, then I will make a video on this whole numericals on this chapter. This is the answer for the second question. This is a complicated one, huh? Then third one, see, the mass and weight of an object on earth are 5 kg and 49 newton respectively. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1 upon 6th of that on the earth. This is an easy one. Here is the answer. Alright, next one. An object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meters. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume g is equal to 10 meter per second square. Alright, so here the first part and the second part is here.
I will explain you. If you want, then tell me in the comment section. Next one is E. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assuming G is equals to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. So here is the answer, and this is the calculations. Now let's go forward to next one. That's the mass of the Earth is 6 into 10 raised to 24 kg. The distance between the Earth and the Sun is 1.5 into 10 raised to 11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10 raised to 22 Newton, what is the mass of the Sun? G is equals to, this is the question number 5G. Alright, this is the whole answer for that. The mass of the Sun is 1.96 into 10 raised to 30 kg. Question number 2 F is the masses of the Earth and Moon are 6 into 10 raised to 24 kg and 7.4 into 10 raised to 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 kilometer. Calculate the gravitational force of attraction between the two. G is equals to 6.7 into 10 raised to minus 11 n Newton meter per square upon kg square. This is the answer for this question. Alright, with this we finish up this chapter and also the notes of this chapter. If you liked my video, then please subscribe my channel, also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a new video. Thank you.